हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने जो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस देखे हैं उससे रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज और पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमने जो स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट देखा है उसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने को मिल सकती हैं जिसका एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है वो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है, क्योंकि बाकी सारे जो एक्सपेंसेस है वो तो क्लियरली होते हैं और आपको पता है कि वो हो चुके हैं और आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे होते हैं, लेकिन ये जो इनकम टैक्स और एक दो चीज़ें ऐसी है जिनकी कैलकुलेशन आपको शायद करनी पड़ सकती है। तो आप एक बार देखिए वो आइटम कौन कौन सी है। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में आपको कौन कौन से नाम टैक्स के नाम से देखने को मिल सकते हैं। एक आपको TDS देखने को मिल सकता है। TDS है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इनकम टैक्स में पहला जो टैक्स होगा वो TDS होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फिर आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिख सकती है, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐसा कोई वर्ड दिख सकता है, या फिर आपको टैक्स ऑन डिविडेंड या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये नाम आपको टैक्स के नाम से सुनाई दे सकते हैं, मतलब आपको P&L में मिल सकते हैं। तो इनका कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है वो अभी हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। तो TDS के बारे में सीधी सी बात है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, ठीक है, या अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, तो उनके ऊपर क्या कर सकती है, वो TDS काट सकती है। TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जो इनकम जहाँ से अराइज हो रही है वहीं पे उसके ऊपर टैक्स काट लिया जाता है, ठीक है। तो अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर TDS काटा है या फिर डिविडेंड के ऊपर TDS काटा है, तो वो TDS उसको कहाँ जमा करवाना होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना होता है। तो अगर कंपनी ने TDS काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया है तब तो आपको क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में कोई भी उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर कंपनी ने TDS काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया है तो आपको कोई भी उसका क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर कंपनी ने TDS डिडक्ट तो कर लिया है लेकिन उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाया है तो आपको इसका क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख सकता है, ठीक है। तो अगर उसका क्रेडिट बैलेंस हो आपके ट्रायल बैलेंस में तो फिर आपको उसको क्या करना है, उसको आपको बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी जो हेड होता है उसके अंदर जो सब हेड होता है अदर करंट लायबिलिटीज़, उसके अंदर उसको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का, कि अगर आपको उसका क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है तो उसे आप अदर करंट लायबिलिटी में शो करोगे करंट लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी के अंदर उसे आप क्या कर दोगे, शो कर दोगे। ये इसका ट्रीटमेंट है। देखिए एक बार रीडिंग लगाते हैं। If the TDS is deducted by company and deposited in with the same year with the government, there will be no balance of the tax deducted at source amount in the trial balance, ठीक है। But if the company deducted TDS but could not deposit with the government, there will be a credit balance of TDS account in the trial balance and this will be shown in the balance sheet under the head current liabilities and under sub head the other current liability, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी बता दिया कि क्या करना है। अब चलते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की तरफ। अगर कंपनी ने अपने टैक्स का एडवांस पेमेंट किया है तो उसका क्या करना है, ठीक है। तो देखिए एडवांस पेमेंट होता क्या है। एडवांस पेमेंट ये होता है कि इंडिया में किसी भी असेसी को, मतलब किसी भी करदाता को अपनी खुद की इनकम के ऊपर खुद ही कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना होता है। तो कंपनी भी क्या करती है, अपनी इनकम को क्या करती है, खुद ही कैलकुलेट करती है और इसके बाद उस पर टैक्स जमा करवा देती है और उसका जो कंप्यूटेशन होता है टैक्स का वो अगले असेसमेंट ईयर, मतलब अगले ईयर में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। और इसमें कंपनी ने जो टैक्स पेमेंट करवाया है उस ईयर की इनकम के ऊपर वो एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसका कैलकुलेशन कंपनी खुद ही अपने रेलिवेंट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उस पर कर लेती है और गवर्नमेंट को जमा करवा लेती है, लेकिन उसका असेसमेंट अगले ईयर में किया जाता है और इसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी उस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को क्या करती है, एडजस्ट करती है, ठीक है। और एडजस्ट करके अगर कोई अमाउंट लायबिलिटी बनती है टैक्स की तो कंपनी से और डिमांड नोटिस निकाल के मंगा ली जाती हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसका करना क्या है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का अगर आपको बैलेंस दिखे तो उसको क्या करना है, देखिए इट विल बी शो इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट असेट्स। इसको हमें कहाँ शो करना है,
करंट असेट्स के अंदर शो करना है, क्योंकि ये कंपनी ने पेड कर दिया है, ठीक है। अंडर द सब हेड अदर करंट असेट्स, और उसे अदर करंट असेट्स के अंदर शो करना है, ठीक है। एंड दिस विल बी एडजस्टेड अगेन द एक्चुअल इनकम टैक्स एज असेस्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, और ये बाद में जो एक्चुअल टैक्स होगा उससे एडजस्ट किया जाएगा। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करेगी उस पर फिर उसमें इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन देखिए दिस विल बी शोवन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अंडर द हेड ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मतलब कंपनी क्या करती है, अपने टैक्स एक्सपेंसेस के लिए पहले से ही क्या बना लेती है, प्रोविज़न बना लेती है, ठीक है। तो वो प्रोविज़न अगर कंपनी ने बनाया है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस जो होंगे करंट टैक्स एक्सपेंसेस उसके अंदर हम इसे शो कर देंगे। एंड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटी सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, और बैलेंस शीट में हमें इसे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है, और सब हेड कौन सा होगा उसका, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, उसके अंदर हमें इसे शो करना है, ठीक है। तो ये है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न तो हमने और भी जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह बनाते हैं, वैसा ही टैक्सेशन के लिए भी ये प्रोविज़न बनाया जा सकता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। कंपनी अपने टैक्स एक्सपेंसेस के लिए प्रोविज़न बना सकती है। तो अगर ऐसा प्रोविज़न बनाया जाता है तो इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो टैक्स एक्सपेंसेस है उसके अंदर शो किया जाएगा, करंट ईयर का टैक्स एक्सपेंसेस, और बैलेंस शीट में इसे अदर करंट लायबिलिटीज़ में उसका सब हेड होगा शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, उसके अंदर शो किया जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। आगे है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स ही क्या होता है, कंपनी का ओरिजिनल टैक्स होता है, इसे ही क्या मानते हैं हम, कंपनी का टैक्स मानते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी का टैक्स। तो देखिए द एक्चुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज नो एज कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी की जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स द कंपनी विल एडजस्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन द एडवांस इन previous year and the tax deducted at source and the remaining balance will be paid to the income tax department। इसमें क्या होता है कि कंपनी ने जो एडवांस टैक्स पेमेंट किया है प्रीवियस ईयर में, जैसा मैंने अभी आपको एडवांस टैक्स पेमेंट में बताया था, तो अगर कंपनी ने एडवांस पेमेंट किया है टैक्स का वो, या फिर कोई TDS काटा है, तो उसको एडजस्ट करने के बाद में उसकी जो भी रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, कैश में पेड करनी पड़ेगी। किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो जो भी लायबिलिटी होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेड करने की टैक्स की, वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाएगी कंपनी के लिए, ठीक है। दिस कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंट है उसको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से एडजस्ट किया जाएगा। एंड द बैलेंस प्रोविजन विल बी ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ द करंट ईयर, और जो बैलेंस प्रोविजन बचेगा उसे हम P&L के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये जो डिविडेंड कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, उसके ऊपर भी वो टैक्स लगा सकती है, ठीक है। तो वो टैक्स की रेट क्या होती है, देखिए द रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज़ 17.304%, ठीक है। 17.304% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। 1920 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए ये रेट कितनी है, 17.304%। और ये निकाली कैसे गई है, 15% ऑन द डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर कितना, 15% टैक्स है, प्लस 12% सरचार्ज है डिविडेंड के ऊपर। जो डिविडेंड टैक्स हमने निकाला उसके ऊपर 12% सरचार्ज, ठीक है, प्लस 3% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन बोथ। तो इसमें क्या होता है, पहले हम डिविडेंड के ऊपर 15% करते हैं, फिर जो अमाउंट आती है उस अमाउंट के ऊपर हम क्या करेंगे, 12% सरचार्ज लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी 15% का 12% किया, फिर उसको 15% में ऐड किया, और उसके ऊपर फिर 3% हमने चार्ज किया है, ठीक है। तो आपको एग्रीगेट रेट है 17.304%, वो अप्लाई करनी है डायरेक्ट डिविडेंड के ऊपर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैनेजरियल रेमुनरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है P&L से रिलेटेड, कि आपको मैनेजरियल रेमुनरेशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब ये मैनेजरियल रेमुनरेशन क्या होता है, बिजनेस कंपनी के अंदर बहुत सारे मैनेजरियल पर्सन काम करते हैं। अब मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं, एक तो डायरेक्टर आते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, और एक मैनेजर्स आते हैं, ठीक है। ये लोग क्या कहलाते हैं, मैनेजिंग पर्सन या फिर मैनेजरियल पर्सन कहलाते हैं। और इनको जो अपन रेमुनरेशन देंगे, या इनको जो भी फीस या जो भी इनको दिया जाएगा,
सैलरी कह सकते हैं जिसको अपन, तो वो जो चीज़ इनको दी जाएगी वो चीज़ क्या कहलाएगी, रेम्यूनरेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कहते हैं। और मैनेजर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, डायरेक्टर्स भी आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी आते हैं और मैनेजर्स भी आते हैं। ठीक है, अब ये होते कौन है, क्या ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, नहीं, ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसलिए इनको सैलरी नहीं दी जाती। ठीक है, इसलिए इनको क्या दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है। अगर ये एम्प्लॉय होते कंपनी के तो इनको क्या दी जाती, सैलरी दी जाती। ठीक है, अब क्योंकि ये एम्प्लॉय नहीं है और इनको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो ये है कौन, ये होते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव, किसके, शेयर होल्डर्स के। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर इन्हें क्या करती है, एनुअल मीटिंग के अंदर, ठीक है, जो जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, उसके अंदर इन्हें क्या करती है, अपॉइंट करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्हें अपॉइंट करती है कंपनी के अंदर। ठीक है, और ये कंपनी का पूरा क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, कंपनी को पूरा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं और इनको क्या दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है। ठीक है, अब वो रेम्यूनरेशन कितना दिया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इन्हें रेम्यूनरेशन कितना दिया जाए, क्योंकि ये है तो रिप्रेजेंटेटिव, कोई वहाँ के एम्प्लॉय तो है नहीं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव को आखिर कितना रेम्यूनरेशन देना है, वो कहा गया है अंडर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में जो ये अंडर सेक्शन 197 है, उसके अंदर लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन बताई गई है कि रेम्यूनरेशन की लिमिट क्या हो, कि कितना रेम्यूनरेशन इन लोगों को दिया जाए। तो वो रेम्यूनरेशन की जो लिमिट है वो पब्लिक कंपनी जिसके पास प्रॉफिट है या जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी जिनके प्रॉफिट हो रहे हैं या जो प्रॉफिट में चल रही है, उसमें रेम्यूनरेशन देखो कैसे दिया जाएगा, ओवरऑल मतलब सबको मिला करके, सब जितने भी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर्स हैं, सबको मिला करके 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कितना, 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं रेम्यूनरेशन की, जो लिखी हुई है वो मैक्सिमम लिमिट्स हैं। तो सारों को, सबको मिलाकर, जिसमें डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर भी आ जाते हैं, उन सबको मिला करके कंपनी के नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, वन डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर। अगर कोई एक डायरेक्टर या एक मैनेजर या एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो उसे कंपनी के प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा नहीं मिल सकता। ठीक है, उसे कितना मिल सकता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट का 5%। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। अगर कोई एक, ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ एक ही मैनेजर, एक ही डायरेक्टर हो तो कंपनी के 5% से ज़्यादा उसे नहीं मिलेगा। फिर देखिए, इफ़ देयर आर 2 और मोर होल टाइम डायरेक्टर, अगर वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मैनेजर या डायरेक्टर हो, होल टाइम मतलब पूरे टाइम काम करने वाले, अगर वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर हो तो उन्हें कंपनी के 10% से ज़्यादा नहीं मिल सकता। कंपनी के नेट प्रॉफिट के 10% से ज़्यादा उन्हें नहीं दिया जा सकता अगर एक या एक से ज़्यादा क्या हो, डायरेक्टर और मैनेजर हो। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम मैनेजर के लिए। देखिए, रेम्यूनरेशन फॉर द पार्ट टाइम डायरेक्टर, अगर कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है या पार्ट टाइम जो मैनेजर है उनको कितना दिया जाएगा, तो उनके लिए 2 सर्कमटेंस बताए गए हैं। फर्स्ट में बताया गया है, इफ़ देयर इज़ नो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, अगर वहाँ पे कोई भी फुल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर नहीं हो तो फिर उन्हें कंपनी के नेट प्रॉफिट के 3% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें कंपनी के नेट प्रॉफिट के 3% के बराबर ही दिया जाएगा। फिर इफ़ देयर इज़ अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, अगर वहाँ पे कोई मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर भी हो, ठीक है, वहाँ पे कोई मैनेजर भी हो या फिर होल टाइम डायरेक्टर भी हो, तो ये पार्ट टाइम वाले को कितना दिया जाएगा, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये सारे मैक्सिमम लिमिटेशंस हैं उनको रेम्यूनरेशन देने के, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं कि कौन सी रेट से इनको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, क्योंकि कभी भी रेम्यूनरेशन इनसे इस रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अलग अलग कंडीशन में ये बता दिया है। ठीक है, फिर चलते हैं आगे।
आगे देखिए कि अगर कोई पब्लिक कंपनी जिसे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा हो, वो लॉस में चल रही हो या बहुत कम प्रॉफिट हो रहे हो, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है पब्लिक कंपनी जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहे हो, तो उसमें इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे रेम्यूनरेशन दिया जाएगा मैनेजर्स को, ठीक है, मतलब मैनेजरियल पर्सन्स को। तो देखिए वहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल जो अगर नेगेटिव रहती है या फिर लेस देन 5 करोड़ रहती है, अगर उनकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ रुपए से कम है या नेगेटिव है, तो जो रेम्यूनरेशन है वो 30 लाख ही रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट ऑफ ईयरली रेम्यूनरेशन पेबल शैल बी नॉट एग्जिट, अगर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कैपिटल 5 करोड़ से कम है या फिर नेगेटिव है तो फिर 30 लाख से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं देना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट है, अगर 5 करोड़ एंड अबव हो, 5 करोड़ से ज़्यादा हो लेकिन 100 करोड़ से कम हो, तो वहाँ पे 42 लाख रुपए 42 लाख दिया जाएगा, ठीक है, 42 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर देखिए थर्ड कि 100 करोड़ और उससे ज़्यादा हो कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो लेकिन 250 करोड़ से क्या हो, कम हो, ठीक है, तो वहाँ पे 60 लाख दिया जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, अगर कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, तो 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तो 60 लाख तो दिया ही जाएगा रेम्यूनरेशन, और प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। तो जितना भी 250 करोड़ से ज़्यादा रहता है उसके ऊपर 0.01% से एक्स्ट्रा क्या दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो ये जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है उन कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है ये इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे रेम्यूनरेशन की लिमिटेशंस, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, ये देखिए इफेक्टिव कैपिटल देखिए क्या होती है। इफेक्टिव कैपिटल के अंदर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल आती है, ठीक है, कंपनी के शेयर प्रीमियम अकाउंट आता है, जो शेयर प्रीमियम अकाउंट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह, तो ये शेयर प्रीमियम अकाउंट आएगा इसके अंदर, और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएंगे, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे, और डिपॉजिट पेएबल आफ्टर 1 ईयर, जो ऐसे डिपॉजिट जिनका पेमेंट कंपनी को 1 ईयर के बाद में करना है वो डिपॉजिट भी इसके अंदर आ जाएंगे। और इसमें से हमें लेस क्या करना है, लेस करना है हमें इन्वेस्टमेंट कंपनी के, ठीक है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट इसमें से लेस होंगे, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं जैसे अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह हो गए, तो ये जो लॉसेस होंगे तो वो सब इसमें से लेस हो जाएंगे, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और बहुत सारे होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसमें से लेस हो जाएंगे, तो फिर कंपनी की क्या आ जाएगी, इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कैपिटल इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, इसके हिसाब से फिर वो मैनेजर का रेम्यूनरेशन लिमिट देखी जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं आगे हम, फिर देखिए प्रॉफिट फॉर द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, कि आखिर हमें जो ये 5%, 11%, 3% और 1% की जो रेटें बताई गई है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की, कि नेट प्रॉफिट का 11%, नेट प्रॉफिट का 10%, 5%, 3%, 1%, तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट जो ऑर्डिनरी नेट प्रॉफिट होता है वो नहीं होगा, वो नेट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो ऑर्डिनरी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ होता है ना, उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वो सारे कुछ एडजस्ट किए हुए होते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंसेस हो गए या कैपिटल इनकम हो गई, तो वो सारे भी उसके अंदर लिए हुए होते हैं। जबकि हमें जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट चाहिए वो उसके अंदर जो ये कैपिटल इनकम और कैपिटल लॉसेज है वो एडजस्ट किए हुए नहीं होने चाहिए। तो इट मीन्स इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो अंडर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की जाएगी। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 198 के अंदर ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है उसका आपको पूरा एक फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है उसका कि आपको कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन 2 तरीके से की जा सकती है। पहली कैलकुलेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की जा सकती है और दूसरी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट की जा सकती है। मतलब ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसमें जो प्रॉफिट बताया है उसके बेस पे भी की जा सकती है। तो अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली आपको किस में दिए जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में ही दिए जाएंगे। तो हम इसकी कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू ईजिली कर भी सकते हैं और आपको क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट में दिए जाएंगे। तो हम इसको ही डिस्कस करते हैं अभी। ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे हम
नहीं देखेंगे। तो देखिए अब हमें नेट प्रॉफिट के बेस पे या स्टेटमेंट ऑफ P&L के बेस पे हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो प्रॉफिट शो किया गया है वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वो प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? सब्सिडीज़ एंड बाउंटीज़, जो गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ और बाउंटीज़ वगैरह मिलती है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और कब ऐड करेंगे? जब वो P&L के अंदर ऐड की हुई नहीं होगी। अगर ऐड नहीं की हुई है तो ऐड करनी है, अगर ऑलरेडी ऐड कर रखी है तो उसे हमें ऐड नहीं करनी है, ठीक है। फिर देखिए एक्सपेंसेस और चार्जेस, कुछ एक्सपेंसेस और कुछ चार्जेस है। अगर इफ़ द चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, अगर कुछ एक्सपेंसेस और चार्ज जो कि पहले से P&L के अंदर चार्ज करके रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब पहले से ही हमने उसको माइनस कर रखा है, तो उन्हें हमें वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे? देखिए एक्सपेंसेस नंबर फर्स्ट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ठीक है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो होता है वो बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं होता है। अगर हमने उसे पहले से ही चार्ज करके रखा हुआ है P&L के अंदर तो उसे हमें वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस मतलब अगर हमने कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रखा है, या फिर हमने डिविडेंड के लिए कोई रिजर्व बना रखा है या डिविडेंड में ट्रांसफ़र कर रखा है, ठीक है, या डिविडेंड पेड कर रखा है, तो ये जो एप्रोप्रिएशंस होंगे ना वो हमें वापस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर है ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये जो कैपिटल लॉसेज होंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो ये जो सारे लॉसेज होंगे वो कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल लॉसेज होंगे, तो उन्हें भी हमें वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, एक्स ग्रेटा पेमेंट। एक्स ग्रेटा पेमेंट का मतलब क्या होता है? जितना पेमेंट देना चाहिए था एम्प्लॉयज़ को उससे ज़्यादा पेमेंट कर देना, ठीक है। तो एक्स ग्रेटा पेमेंट टू वर्कर, देखो पेमेंट टू वर्कर मोर देन द स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। अगर हमने वर्कर को जितना पारिश्रमिक या जितना उनको पेमेंट करना चाहिए था उससे ज़्यादा पेमेंट कर दिया है तो उसे एक्स ग्रेटा पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्स ग्रेटा पेमेंट अगर हमने किया है तो उसे भी हमें वापस ऐड करना पड़ेगा। फिर एक्सेस प्रोविज़न, अगर हमने प्रोविज़न ज़्यादा बना लिया है, एक्सेस बना लिया है, तो उसे भी हमें वापस ऐड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अलाउंसेस, तो इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट अलाउंसेस भी अगर हमने P&L के अंदर चार्ज करके रखे हुए तो उसे भी वापस ऐड करने हैं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब जिस रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन के लिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो रेम्यूनरेशन उसमें से पहले से ही लेस कर रखा है तो फिर हमें उसको भी वापस ऐड करना है। इसके अंदर मैनेजरियल फीस नहीं आएगी, ठीक है, मैनेजरियल फीस को आपको छोड़ देना है। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई लॉस या हो रहा है तो वो भी आपको इसके अंदर ऐड करना है। रिजर्व इंक्लूडिंग सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई रिजर्व बना रखा है जैसे सरप्लस वगैरह तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो सरप्लस में ट्रांसफ़र कर रखा है, तो ये सारे जो रिजर्व अगर आपने क्रिएट कर रखे हैं तो उसे भी वापस ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मेन क्या करना है, एक तो सब्सिडीज़ अगर आपने ऐड नहीं कर रखी है तो ऐड करनी है, और ये सारे एक्सपेंसेस अगर आपने पहले से P&L के अंदर चार्ज कर दिए हैं तो इसे वापस ऐड करने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको लेस करना है। लेस क्या करना है? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट इफ़ इंक्लूडेड एज अ इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सारे कैपिटल प्रॉफिट अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में एज अ इनकम क्या कर दिए हैं? ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है? लेस करना है, ठीक है। वो लेस कैसे, कौन कौन से करने देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, अगर असेट्स और इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो, प्रॉफिट ऑन रीसेल ऑफ शेयर्स, अगर प्रॉफिट हो रहा है शेयर्स को रीसेल करने पे तो वो, प्रॉफिट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर को इशू करने पे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो, इक्विटी रिजर्व्स, अगर कोई इक्विटी रिजर्व्स है तो वो भी, ठीक है। तो ये सारे जो कैपिटल प्रॉफिट है अगर आपने पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर एज अ इनकम लिख दिए हैं तो इन्हें वापस आपको लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये फाइनल जब आप इसको लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के बाद हमने जो अभी रेट्स पढ़ी हैं वो 11%, 5%, 10 और 3 और 1%, तो वो वाली रेट फिर इस प्रॉफिट के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। ये जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है वो रेट्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर जो स्पेशल आइटम है जो आपको P&L के अंदर दिख सकती है वो क्या है? देखिए वो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। ये जो डेप्रिसिएशन है इसका क्या करना है हमें? तो डेप्रिसिएशन के लिए देखिए
depreciation on fixed assets shall be provided in the accordance with the provision of schedule 2 of the Companies Act 2013। जो ये डेप्रिसिएशन होगा जो कि फिक्स असेट्स के ऊपर लगाया गया है, तो वो डेप्रिसिएशन कंपनी के शेड्यूल 2 के अंदर जो डेप्रिसिएशन बताया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा? शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ होगा कि शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितना है, तो आपको उसको कंपेयर करना है अपने P&L में जो आपने चार्ज किया है डेप्रिसिएशन उससे। तो ये था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। तो ये 3 जो एडजस्टमेंट थे, इनकम टैक्स, सेकेंड था मैनेजरियल रेमुनरेशन और थर्ड था डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। ये स्पेशल आइटम्स थे रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, जिसका एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है वो भी हमने इस लेक्चर के अंदर देखा है। आगे जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो हम करेंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे हमें करनी है। ओके, थैंक यू।